अब हम अपनी एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम रहेगा रिएक्शन मैकेनिज्म। एक एग्जांपल समझते हैं। कोई एक रिएक्शन लिखता हूँ मैं अल्कोहल की RCH2OH और इसकी अगर हम रिएक्शन कराते हैं एसिड के साथ में HCl तो प्रोडक्ट क्या मिलता है RCH2Cl, यानी एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाता है और वाटर चला जाता है बाहर। तो ये रिएक्शन ये क्या है, यहाँ पर रिएक्टेंट हो गया, ये हो गया रिएजेंट और ये बन चुका है प्रोडक्ट। जब हमने रिएक्टेंट में कोई रिएजेंट का एडिशन किया है उसके बाद ये प्रोडक्ट मिला है, लेकिन ये प्रोडक्ट का मैकेनिज्म क्या रहेगा, कौन सी रिएक्शन, कैसा पाथवे इसने फॉलो किया होगा कि हमको यही जो है सिर्फ प्रोडक्ट मिला और कोई प्रोडक्ट नहीं मिला। इन्हीं सबको हमको डिटेल में पढ़ना है रिएक्शन मैकेनिज्म में। और सबसे पहले जो रिएक्शन पढ़नी है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, यही इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। दोबारा देखते हैं। जब अल्कोहल था यहाँ पे RCH2OH और हमने ऐड किया है HCl, प्रोडक्ट में क्या मिला है RCH2Cl और वाटर जो है बाहर चला गया है। चेंज कहाँ पर देखने को मिला है, इस वाले कार्बन पर। इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन थी, एक R ग्रुप था और एक OH फंक्शनल ग्रुप था, लेकिन जैसे हमने HCl का एडिशन किया है OH जो है रिप्लेस हो चुका है Cl से, यानी इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। जब एक ग्रुप जो है रिप्लेस हो जाए दूसरे किसी ग्रुप के साथ में, किसी एटम के साथ में या किसी मॉलिक्यूल के साथ में या किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ में, अगर हम इसको सही से एक्सप्लेन करें तो यहाँ पे OH फंक्शनल ग्रुप क्या था, वो जो है रिप्लेस हो चुका है Cl के साथ में। इसी रिएक्शन क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ये 2 टाइप की होती है। एक होती है SN2 रिएक्शन और दूसरी होती है SN1 रिएक्शन। अब ये रिएक्शन कौन सी है वो भी हम देखेंगे, SN2 है या फिर SN1 है। उससे पहले हमको ये 2 रिएक्शन को डिटेल में समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो रिएक्शन समझनी है वो है SN2 रिएक्शन। इसकी फुल फॉर्म क्या है, बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाम से ही समझ आ रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और वो जो है सब्स्टिट्यूट कर देगा। सेकंड का मतलब जो ये 2 है इसका मतलब है ये कैसी एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन ये आपने काइनेटिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा कि क्या होती है। अब होता क्या है, मैकेनिज्म कैसा रहेगा इसका, पहले वही समझते हैं। कार्बन पर कोई भी ग्रुप लगा हो सकता है, हम वो मेंशन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर लगेगा कोई X जो कि होगा एक लीविंग ग्रुप। X हमेशा एक लीविंग ग्रुप होगा। जनरली लीविंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, एक तो क्लोरीन होता है, मतलब हेलोजन्स की बात अगर हम बात करते हैं, आयोडीन हमारे पास लिविंग ग्रुप है, ब्रोमीन लिविंग ग्रुप है और Cl लिविंग ग्रुप है। ऐसे बहुत सारे लिविंग ग्रुप और भी होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मेनली जो है यही लिविंग ग्रुप होते हैं हेलोजन्स। सामने से आता है न्यूक्लियोफाइल। अब अगर यहाँ पर X कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। X हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ही होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम X को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं Br से। अब Br एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये करेगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ विड्रॉ करेगा और Br पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अभी जो न्यूक्लियोफाइल होता है ये कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल के पास क्या है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। ये बात हमने GOC में देख ली थी। पर न्यूक्लियोफाइल की जो टेंडेंसी क्या है, वो एक हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे रहेगा, चाहे उसके पास लोन पेयर हो या फिर नेगेटिव चार्ज उसके पास प्रेजेंट हो। इस कार्बन पर आ चुका है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा, रिएक्शन को नहीं पता है कैसे प्रोसीड करना है। जनरली बस क्या हो रहा है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है इसके साथ अट्रैक्शन करेगा। जैसे ये इसके पास जाना स्टार्ट करेगा वैसे ही क्या होगा, ये तो लिविंग ग्रुप है, ये तो चाहता है मैं रिएक्शन से बाहर ही चला जाऊँ, ये इसके पास जाना स्टार्ट करेगा और Br जो है कार्बन से दूर जाना स्टार्ट कर देगा। एक टाइम आएगा जब न्यूक्लियोफाइल जो है कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और Br जो है कम्प्लीटली बाहर चला जाएगा। तो प्रोडक्ट अगर हम देखते हैं वो तो ऐसे बनेगा, यहाँ पर आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल, ये 2 कार्बन की पहले ही वैलेंसी थी और यहाँ से
बी आर लीव कर जाएगा और बी आर माइनस बाहर चला जाएगा। ये रिएक्शन कुछ इस टाइप से होती है, लेकिन एग्जैक्ट मैकेनिज्म कैसे होता है वो भी देखते हैं। कार्बन पे लगा हुआ है बी आर, ये कार्बन पर 3 वैलेंसी है। अब जो न्यूक्लियोफाइल आता है ना, ये करता है बैक साइड से अटैक। देखो ये बी आर और कार्बन, ये मानता हूँ मैं कार्बन का फ्रंट है, और ये वाली जो दिख रही है जगह पर, ये कैसा है कार्बन की बैक साइड। तो न्यूक्लियोफाइल जो है इस जगह से अप्रोच करना स्टार्ट करेगा। इस बी आर पर पार्शियल नेगेटिव, इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव। न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा बैक साइड से, तो ये अटैक करने जाएगा इधर। और क्या होगा ध्यान से देखना, एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ये कैसा होता है, सिंगल स्टेप में प्रोसीड करती है रिएक्शन, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। कार्बन यहाँ पर एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, बी आर के साथ इसने जो है ऑलरेडी बॉन्ड बना रखा है। तो न्यूक्लियोफाइल जब आएगा तो इसको बॉन्ड हटाना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड तो बनाता नहीं है। लेकिन प्रोसीड कैसे करता है, न्यूक्लियोफाइल आएगा, धीरे धीरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेगा। जो हम क्या लिखते हैं, जब नया बॉन्ड स्टार्ट होगा फॉर्म करना, तो इसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ लगा देंगे न्यूक्लियोफाइल। अब कार्बन और बी आर का बॉन्ड भी जो है ब्रेक करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पर जो हमने सिंगल बॉन्ड दिखा रखा है ये गलत दिखा रखा है, यहाँ पर भी डॉटेड आएगा और यहाँ पर भी बी आर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कार्बन ने 5 बॉन्ड बना लिए हैं, इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियोफाइल जो है कार्बन के साथ जुड़ना स्टार्ट हो चुका है और बी आर जो है लीव करना स्टार्ट हो चुका है। इसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब होता है जहाँ पर पुराने बॉन्ड ब्रेक करते हैं। पुराना बॉन्ड कौन सा था, कार्बन और ब्रोमीन का, ये ब्रेक करना स्टार्ट करेगा। और नया बॉन्ड कौन सा है, कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का, ये जो है फॉर्म करना स्टार्ट करेगा। और दोनों ही बॉन्ड को हमने ट्रांजिशन स्टेट में कैसे दिखाए हैं, डॉटेड लाइन में दिखाए हैं। उसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा, कार्बन और जो न्यूक्लियोफाइल के बीच में बॉन्ड है ये बन जाएगा परमानेंट। इसको हम अपने अब डॉटेड लाइन से नहीं दिखाया, अब हमने परफेक्ट लाइन से दिखा रखा है। और बी आर माइनस जो है बाहर चला जाएगा, बॉन्ड अब ब्रेक हो चुका है और ये बन चुका है हमारा फाइनल प्रोडक्ट। रिएक्शन में एक चीज़ और देखने लायक है कि न्यूक्लियोफाइल ने बैक साइड अटैक किया और जहाँ से बी आर लीव किया है, बी आर ने इस साइड से लीव किया है, इसके ऑपोजिट साइड पर ही न्यूक्लियोफाइल का अटैचमेंट हुआ है। इस साइड पर न्यूक्लियोफाइल ये नहीं लगा है। इस चीज़ को अभी ही बिल्कुल जब स्टीरियोकेमिस्ट्री दिखाऊंगा मैं SN2 की, वहीं पर पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN2 रिएक्शन। पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है इट इज़ अ बाईमोलिकुलर रिएक्शन। रिएक्शन कैसी है, बाईमोलिकुलर, और प्रोसीड कैसे करती है, 1 स्टेप प्रोसेस। एक ही स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो गई, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पहुँची है। कोई भी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं हुआ है। जो हमने रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स पढ़े थे, कार्बोकैटायन, कार्ब एनायन, कार्बीन, फ्री रेडिकल, कोई भी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होता है। और जो ऐसी ट्रांजिशन स्टेट बोलती है जहाँ पर कोई भी सिंगल स्टेप में जो है रिएक्शन प्रोसीड करता है, कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता है, इस मैकेनिज्म को बोलते हैं कंसर्टेड मैकेनिज्म। तो जहाँ पर भी कंसर्टेड मैकेनिज्म का यूज़ किया जाए, याद रखना ये इसका मतलब है कि सिंगल स्टेप में रिएक्शन प्रोसीड कर रही है। और ये जो हमने दिखा रखी है ये भी ध्यान रखना, ये है ट्रांजिशन स्टेट। पहली कैरेक्टरिस्टिक हो चुकी है। दूसरी देखना, इट इज़ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब रिएक्शन अगर सेकंड ऑर्डर है तो इसका रेट कैसे लिखेंगे हम, रेट इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट कोई के होगा और सबस्टेट पर भी डिपेंड करेगा इसका रेट, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्टेट, और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा। ये इसका रेट ऑफ रिएक्शन रहेगी। ये रहा सबस्ट्रेट, और जो न्यूक्लियोफाइल है ये इस पर भी रेट डिपेंड करेगा और इस पर भी रेट डिपेंड करेगा। दोनों पे जब रेट डिपेंड करता है वो कैसी रिएक्शन होती है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। यानी अगर न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रेट जो है इंक्रीज़ करेगा, अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करेंगे तब भी जो है रेट इंक्रीज़ करेगा, और अगर दोनों की इंक्रीज़ करेंगे तो तब भी जो है रेट इंक्रीज़ करेगा। नेक्स्ट हमको पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स में ही एनर्जेटिक्स ऑफ रिएक्शन। जब रिएक्शन प्रोसीड करेगी तो वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप एनर्जी में कैसा फ़र्क पड़ रहा होगा, कैसा जो है वहाँ पर एनर्जी में डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा।
यहाँ पर लिखा जाएगा रिएक्शन कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर। रिएक्शन कोऑर्डिनेट की जगह रिएक्शन प्रोग्रेस भी लिखा जा सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं, या फिर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन भी लिख सकते हैं। जैसे जैसे रिएक्शन टाइम के साथ प्रोसीड करेगी वो हमको चेंज इस वाली एक्सिस पर देखना पड़ेगा। और जो वाई एक्सिस है इस पर हम रिप्रेजेंट करेंगे एनर्जी को। तो जो सबस्ट्रेट था हमारे पास, सबस्ट्रेट को ध्यान रखना, ये जो सबस्ट्रेट था इसको लिखते हैं CBr 1 2 3 इसकी वैलेंसी। तो इसकी जो एनर्जी थी वो यहाँ पर थी। एनर्जी को मैं किसी और कलर से दिखाता हूँ। सबस्ट्रेट की एनर्जी यहाँ पर थी, ठीक है। फिर जैसे ही क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल को ऐड होना था यहाँ पर। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इसके पास आना स्टार्ट हुआ, क्या होगा, रिएक्शन की इंक्रीज़ करती है एनर्जी। तो अब हम क्या करेंगे, ये एनर्जी इंक्रीज़ करेगी और एक पॉइंट तक इंक्रीज़ करेगी, फिर यहाँ पर पहुँच जाएगी जहाँ पर ये मैक्सिमम एनर्जी के साथ रहेगी। इस पॉइंट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। जो हमने ट्रांजिशन स्टेट बनाई थी ये वाली, ये इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा रहेगी। यहाँ पर भी मैं बना देता हूँ, यहाँ पर Br और टोटल लेंथ से यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल 1 2 3। तो यहाँ पर रहेगी ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी। उसके बाद क्या होगा, जब ये एनर्जी मैक्स हो जाएगी फिर जो है एनर्जी डिक्रीज़ करना स्टार्ट करेगी और फाइनली जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट क्या था हमारे पास, अब Br हटकर न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा। ये लगा दिया हमने न्यूक्लियोफाइल। तो देख सकते हैं एनर्जी जो प्रोडक्ट की है वो कम है, एनर्जी रिएक्टेंट की ज़्यादा है। ट्रांजिशन स्टेट की सबसे हाई एनर्जी है, यहाँ पर लिखते हैं ये। तो अगर हम इसको E1 लिखते हैं, इसको लिखते हैं E2 और इसको लिखते हैं E3, तो E2 सबसे ज़्यादा है, उसके बाद है E1 और सबसे कम है E3। तो ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, हाईएस्ट एनर्जी पर रहेगा ट्रांजिशन स्टेट। पहले जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो एनर्जी इंक्रीज़ करेगी, उसके बाद जब Br का बॉन्ड ब्रेक करना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब Br जब हट जाएगा तब एनर्जी डिक्रीज़ करना स्टार्ट करेगी, और जब फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा तो उसकी एनर्जी सबसे कम रहेगी। ये SN2 का डायग्राम है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन। स्टीरियो पे क्या फ़र्क पड़ेगा जब SN2 रिएक्शन होगी उसको देखना। सबस्ट्रेट वही रहेगा, यहाँ पर Br है, ये 2 कार्बन की वैलेंसी, 3 कार्बन की वैलेंसी हो रखी है, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं। न्यूक्लियोफाइल आएगा, बैक साइड से अटैक करेगा और Br को कर देंगे बाहर। और हमने क्या देखा, न्यूक्लियोफाइल जो है ऑपोजिट साइड पर जुड़ता है Br के, ये इधर और ये इधर। Br पहले राइट साइड पर था, अब ये चला गया है, मतलब Br जब हटा तो न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट साइड पर आया है। जहाँ से Br ने लीव किया है वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन नहीं हुआ है, उसके ऑपोजिट जगह पर हुआ है। अब इसको बोलते हैं इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। जैसे अमोनिया में वॉल्डन इन्वर्जन पड़ा था, वहाँ पर क्या हो रहा था, लोन पेयर जब मूव करते थे तो लोन पेयर की डायरेक्शन चेंज हो रही थी, तो इन्वर्जन हो जा रहा था। वैसे यहाँ पर हुआ, लीविंग ग्रुप यहाँ था और अटैकिंग ग्रुप यहाँ से आया है, तो इसको भी क्या बोलते हैं, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। और अटैक कैसा है, ये बैक साइड अटैक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा सा अगर रिएक्शन में क्या कर देते हैं, स्टीरियो मेंशन हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये कोई कार्बन की चेन है और यहाँ पर लीविंग ग्रुप लगा हुआ है Br, इधर लगा हुआ है H, और यहाँ से कोई न्यूक्लियोफाइल है और ये अटैक करेगा इस Br पे। तो Br जो है वेज पोजीशन पर है, वेज मान लो, चाहे इसको अबव द प्लेन भी बोल लो, जैसे आपको पढ़ा है वैसे आप ध्यान रख सकते हैं इसको। तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो बैक साइड से अटैक करेगा, यानी इसकी ऑपोजिट स्टीरियो से अटैक करेगा। ये अटैक इधर होगा, Br माइनस यहाँ अटैक करेगा। और इस बात का ध्यान रखना कि एरो का मूवमेंट कैसे रहेगा, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ। इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव रहेगा, Pr पर पार्शियल नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है इस न्यूक्लियोफाइल की, तो एरो की स्टार्टिंग वहाँ से हुई है, हेड इधर बनेगा Br की तरफ, और ये Br चला जाएगा बाहर। स्टीरियो में क्या चेंज होगा वो भी देखना। ये वेज पोजीशन पर था, अब जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो आएगा डैश पोजीशन से, और यहाँ हाइड्रोजन डैश पोजीशन पर था, ये चला जाएगा वेज पोजीशन पर। तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक होने से क्या हुआ,
स्टीरियो केमिस्ट्री में चेंज हुआ है। इसको क्या बोलेंगे? इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। अगर बी आर ऐसा होता कि बी आर ने भी कैसे वेज पोजीशन से लीव किया है और न्यूक्लियोफाइल भी वेज पोजीशन पर लग जाता, यहाँ पर वेज पर लगता, तो ऐसी स्टीरियो को हम बोलते हैं रिटेंशन इन स्टीरियो या रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन यहाँ पर तो रिटेंशन हुई नहीं है, चेंज हो चुकी है, तो इसको बोलेंगे हम इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। आई होप यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। इसको एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं। अब Cl की जगह मान लेते हैं कोई और लीविंग ग्रुप। एक लीविंग ग्रुप और लेते हैं, Cl ले लिया, और सामने फिर से क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल अब यहाँ पर हाइड्रोजन डैश पर होगा, Cl वेज पर है। चलो इसको चेंज करते हैं, क्लोरीन को रखते हैं डैश पोजीशन पर और हाइड्रोजन आएगा वेज पोजीशन पर। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इधर, Cl माइनस बाहर जाएगा। SN2 अटैक हुआ है तो चेंज इन स्टीरियो होगा, तो न्यूक्लियोफाइल जो आएगा वो आएगा वेज पोजीशन से और हाइड्रोजन चला जाएगा डैश पोजीशन पर। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, जब भी SN2 कराएंगे तो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कराना पड़ेगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। पहला जो फैक्टर आएगा वो होता है स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट। दूसरा फैक्टर किस पे डिपेंड करती है? कंसंट्रेशन एंड रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल भी जो है अलग अलग टाइप के होते हैं, सारे रिएक्शन जो है सेम टाइप से नहीं दिखाएंगे। कोई न्यूक्लियोफाइल फास्ट दिखाएगा और कोई न्यूक्लियोफाइल स्लो दिखाएगा, और सबस्ट्रेट पर भी कैसे डिपेंड करेगा, स्ट्रक्चर पर कैसे डिपेंड करेगा, वो भी अभी देखेंगे। फिर आता है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। किस टाइप के सॉल्वेंट हम यूज़ करेंगे ताकि हमारी रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो सके या फिर डिक्रीज हो सके, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। फोर्थ जो है नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। अब लिविंग ग्रुप भी कई टाइप के होते हैं, उन पर भी रेट कैसे डिपेंड करेगा वो भी देखेंगे। सबसे पहला है स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट। ये बहुत ही इजी है समझना इसको, क्योंकि जब हमने अटैक कराया था यहाँ पर Br था, इस कार्बन की वैलेंसी हमने फ्री छोड़ रखी थी। कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर एल्काइल भी हो सकता है CH3, यहाँ पर CH3 और CH3, या फिर हाइड्रोजन भी हो सकता है। इनको रिप्लेस करके हम हाइड्रोजन भी लगा सकते हैं। तो रेट जो है इन पर डिपेंड कैसे करेगा इसको भी समझते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। दूसरा एग्जांपल समझते हैं CH3 लगाकर, CH3। अब CH3 का साइज़ बड़ा होगा हाइड्रोजन से, इसलिए मैं इसको बड़ा लिख रहा हूँ। यहाँ पर भी CH3, हाइड्रोजन छोटे साइज़ के हैं। न्यूक्लियोफाइल इधर भी आएगा अटैक करने, न्यूक्लियोफाइल इधर भी आएगा अटैक करने। और SN2 की जो प्रॉपर्टी है, न्यूक्लियोफाइल आता है बैक साइड से अटैक करने, तो बैक साइड में जितनी ज़्यादा स्पेस मिलेगी उतना इजीली न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर पाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, छोटे ग्रुप लगे हुए हैं, तो न्यूक्लियोफाइल जब आएगा तो स्टेरिक रिपल्शन यहाँ से मिल नहीं पाएगा, मिलेगा पर बहुत कम मिलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो साइज़ है वो बहुत छोटा है। लेकिन अगर हम इस वाले केस की बात करते हैं तो CH3 जो है एक बल्की ग्रुप है, 3 बल्की ग्रुप यहाँ पर लगे हुए हैं। न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अगर आएगा तो उसको यहाँ पर स्टेरिक रिपल्शन फील होगा, ये CH3 ग्रुप न्यूक्लियोफाइल की एंट्री नहीं करने देंगे। इस वजह से न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर तो बिल्कुल चला जाएगा अटैक करने, लेकिन यहाँ पर ये पहुँच ही नहीं पाएगा, पहुँचेगा भी तो रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो रहेगी। तो स्ट्रक्चर से क्या समझ आया हमको कि जितने छोटे ग्रुप लगे हुए होंगे कार्बन के साथ में उतना ही बेटर जो है रेट दिखा पाएगा न्यूक्लियोफाइल, जितने बड़े ग्रुप लगे होंगे उतना ही रेट जो है स्लो हो जाएगा। तो अगर मैं रेट का कंपैरिजन करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर है CH3Cl, एक ले लेते हैं इस कार्बन पर CH3, यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और Cl, यहाँ पर हाइड्रोजन, इधर CH3 और CH3, यहाँ पर Cl, इस कार्बन पर तीनों ही CH3 लगा देंगे, CH3 और यहाँ पर Cl। अब अगर रेट कंपैरिजन बात करते हैं, इसको फर्स्ट बोलते हैं, इसको बोलते हैं
सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये कैसी है, एक मिथाइल हैलाइड या फिर मिथाइल क्लोराइड। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। यहाँ पर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है CH3 से, और इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। जैसे प्राइमरी अल्कोहल पढ़े थे हमने, प्राइमरी कैटायन पढ़ा था, सेकेंडरी कैटायन, वैसे ही यहाँ पर एक CH3 है तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। यहाँ पर 2 CH3 हैं तो ये कैसा हो गया, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। ये हो गया टर्सरी एल्काइल हैलाइड। न्यूक्लियोफाइल कहाँ से इजीली अप्रोच कर पाएगा, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर तो न्यूक्लियोफाइल सबसे फास्ट आकर अटैक कर देगा, तो यानी फर्स्ट वाले का जो रेट होगा सबसे हाई रहेगा रिएक्शन का। सेकंड वाले में 1 CH3 है, थर्ड वाले में 2 CH3 है, तो यहाँ पर सिर्फ एक बल्कि ग्रुप है, यहाँ पर 2 बल्कि ग्रुप है, तो सेकंड वाले का रेट तो फास्ट रहेगा थर्ड वाले से, और यहाँ पर तो 3 बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं तो इसका रेट तो सबसे ज़्यादा स्लो रहेगा। ये रहेगा SN2 का ऑर्डर। अब एक एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पर है CH3Cl, और मैं क्या करता हूँ, एक कंपाउंड और लेता हूँ RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर कार्बन, इस पर 2 हाइड्रोजन और Cl, इसको बोलते हैं A, इसको बोलते हैं B। और मैं पूछता हूँ कि SN2 रिएक्शन का रेट कहाँ पर फास्ट होगा। न्यूक्लियोफाइल इधर भी ले लिया और इधर भी न्यूक्लियोफाइल को ले लिया है, तो कौन सा रिएक्शन जो है फास्ट होगा। तो अगर आप स्टेरिक हिंड्रेंस से गए सिर्फ, तो आप बोलोगे कि CH3 में यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और एक बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, तो A की रिएक्शन फास्ट होनी चाहिए B के कंपेयर में। तो ये थोड़ा गलत आंसर हो जाएगा। रीज़न इसका समझते हैं। यहाँ पर भले ही हाइड्रोजन 3 लगे हैं और रिएक्शन जो है फास्ट होगी, बिल्कुल फास्ट होगी, लेकिन इस केस में क्या है, यहाँ पर लिविंग ग्रुप भी दोनों सेम है, यहाँ पर भी Cl है और दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहे होंगे। इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव, इसका इस क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव, सेम यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। लेकिन जो ये C डबल बॉन्ड OR ग्रुप है, ये भी कैसा ग्रुप है, -I लगाने वाला ग्रुप है, तो इस कार्बन से ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा होगा, यानी कि इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड इस वाले कार्बन से ज़्यादा रहेगा, और जितना ज़्यादा इस पर पार्शियल पॉजिटिव रहेगा, न्यूक्लियोफाइल को उतनी ही ज़्यादा अट्रैक्शन फील होगी यहाँ पर, उतना ही फास्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक करने यहाँ चला जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इधर और Cl- बाहर चला जाएगा, प्रोडक्ट मिलेगा RC डबल बॉन्ड O CH2 और ये न्यूक्लियोफाइल, इस केस में CH3NU। रिएक्शन बिल्कुल फास्ट है, लेकिन इससे ज़्यादा फास्ट हो जाएगी ये B वाली। रीज़न क्या है कि यहाँ पर इस कार्बन पर काफ़ी ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव ये क्रिएट कर दे रहा है। इनको बोलते हैं अल्फा हेलो कंपाउंड RC डबल बॉन्ड O CH2Cl। ये एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, इसके एडजेसेंट वाला कार्बन हुआ अल्फा कार्बन और इस पर लगा हुआ है क्लोरीन, यानी अल्फा पोजीशन पर लगा हुआ है क्लोरीन, या कोई भी हेलोजन हो सकता है, इसलिए हम बोलते हैं इसको अल्फा हेलो कंपाउंड। और जब भी रेट की बात होगी तो अल्फा हेलो कंपाउंड जो है SN2 का फास्टेस्ट रेट यही दिखाते हैं। तो अगर ऑप्शन पे ये दिखा तो आपने सबसे पहले इसी का रेट हाईएस्ट लिखना है। तो मतलब कि जब हम SN2 का रेट देखेंगे, एक तो हमको हाइड्रोजन चेक करने हैं कितना स्मॉल ग्रुप लगा हुआ है, और साथ में हमको देखना है कहीं कोई ऐसा ग्रुप तो नहीं लगा दिया है कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है टेंडेंसी उसकी इंक्रीज़ कर रहा हो, मतलब पार्शियल पॉजिटिव इंक्रीज़ कर रहा हो कार्बन पे, ताकि न्यूक्लियोफाइल का अटैक और अच्छे से हो सके। दूसरा जो हमको कवर करना है वो क्या था, कंसंट्रेशन एंड रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। कंसंट्रेशन पर तो हमने देख लिया कैसे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन एंड रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जब हमने रेट लिखा था SN2 के लिए, तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट सबस्ट्रेट पर डिपेंड कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर तो कंसंट्रेशन कर रहा है, अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल लेंगे उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करेंगे तो रेट जो है बिल्कुल इंक्रीज़ करेगा, लेकिन रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो है ये अलग चीज़ है। फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं CH3CH2Cl और यहाँ लेंगे CH3, सबस्ट्रेट जो है सेम लेंगे CH3CH2Cl, इसको देते हैं नाम A, इसका नाम देंगे B, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर ले रखा है OH- और यहाँ पर ले रखा है H2O। अब दोनों ही न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन फ़र्क क्या है, इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर लोन पेयर है, तो यहाँ पर भी क्या है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो है,
और न्यूक्लियोफाइल की बात क्या होनी चाहिए, हाई इलेक्ट्रोनेसिटी होनी चाहिए। यहाँ पर भी हाई इलेक्ट्रोनेसिटी है, तो ये लोन पेयर अटैक करेंगे, इधर Cl माइनस को बाहर कर देंगे और प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो CH3 CH2 OH इस पर आ जाएगा पॉजिटिव। उसके बाद वाटर जो होता है एसिडिक भी होता है बेसिक भी होता है, और हम रिएक्शन को जो है न्यूट्रलाइज करा के ही छोड़ेंगे, ऐसे चार्ज बनाकर नहीं छोड़ सकते। ये वाटर इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल लेगा, कन्वर्ट हो जाएगा ये CH3 CH2 OH में, यानी अल्कोहल यहाँ से फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। रिएक्शन दोनों में कैसी हुई है, ये SN2 से जाएगी, OH माइनस अटैक करेगा, इधर Cl माइनस बाहर चलेगा और प्रोडक्ट यहाँ से भी CH3 CH2 OH ही मिलने वाला है। यानी प्रोडक्ट तो हमको दोनों रिएक्शन में सेम ही मिला है, लेकिन रेट की अगर बात करते हैं कौन ज़्यादा फास्ट रिएक्शन को शो करेगा, वो बात आती है रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल पर। OH माइनस भी न्यूक्लियोफाइल है, H2 भी न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है, OH माइनस इज़ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन H2O। ये हमको कैसे पता लगा है, एक जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होती है ना, नेगेटिवली चार्ज, वो एक बेटर न्यूक्लियोफाइल होती है एज़ कम्पेयर टू न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, सेम मॉलिक्यूल में कंपेयर करेंगे हम ये चीज़ भी। यहाँ पर H2 है, अगर हमने इसका H पॉजिटिव रिमूव कर दिया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा OH माइनस में, इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और ये एक बेटर न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, अगर एक न्यूक्लियोफाइल लेंगे NH2 माइनस और एक लेते हैं NH3, तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये भी अटैक करने जा सकता है, लेकिन बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, NH2 माइनस, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज एक बेटर न्यूक्लियोफाइल रहेगी पॉजिटिव के कंपेयर में। दूसरा कंपेयर करते हैं, अगर हो SH माइनस या फिर हो H2S, सल्फ़र के पास भी लोन पेयर है, लेकिन यहाँ पर सल्फ़र के पास नेगेटिव चार्ज है, इसी वजह से SH माइनस जो है एक बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा H2S के कंपेयर में। एक केस ऐसे ही और लेते हैं, OCH3 माइनस, ये कैसे बना होगा, CH3OH मिथेनॉल, CH3OH, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, बिल्कुल अटैक कर सकता है एज ए न्यूक्लियोफाइल, लेकिन यहाँ पर जो है ऑक्सीजन पर माइनस है, यानी जब इस हाइड्रोजन को रिमूव किया होगा तो ये फॉर्म हुआ होगा और न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करी होगी। अब एक बात का और ध्यान रखना कि कोई भी नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़ है, नेगेटिवली चार्ज स्पीशी, फॉर एग्जांपल OH माइनस, अब OH माइनस जो है एक्ट कर सकता है एज अ बेस भी एक्ट कर सकता है और एज अ न्यूक्लियोफाइल भी एक्ट ये कर सकता है। डिपेंड करेगा तुम्हारे सामने जो है सबस्टेट क्या गिवन है। अगर इसको एसिडिक H मिल जाए, H पॉजिटिव, तो उससे पहले ये एसिड बेस रिएक्शन कर कर खुद न्यूट्रलाइज हो जाएगा और H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर रेट की बात करते हैं तो एसिड बेस रिएक्शन काफ़ी फास्ट होती है, सही से लिखते हैं इसको साफ साफ, थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं है। एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट रहती है, न्यूक्लियोफाइल बाद में वो एक्ट करेगा अगर एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगी। तो अगर एग्जांपल लेते हैं O माइनस, यहाँ पर CH3, इस कार्बन पर लगा हुआ है CH3 और CH3O माइनस, और यहाँ लेंगे CH3CH2O माइनस और कॉमन सबस्टेट लेते हैं कोई CH3CH2Cl। कौन सा, इसको A नाम देंगे, इसको नाम देंगे। अगर मैं बात करता हूँ SN2 की, तो कौन सा मॉलिक्यूल SN2 रिएक्शन शो करेगा, पहला मन में क्या आएगा कि जितना नेगेटिवली चार्ज ज़्यादा होगा उतना बेटर वो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। CH3 यहाँ से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को टुवर्ड्स द ऑक्सीजन पुश करेगा और इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी, तो ये जो है बेटर न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। तो SN2 भी यही सबसे फास्ट दिखाएगा। इस केस में क्या है, इस कार्बन पर कैसे लगा हुआ है, 2 हाइड्रोजन है और एक CH3 है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑक्सीजन पर इंप्रूव नहीं होगी, यानी इंक्रीज नहीं हो पाएगी। तो ये भी एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, लेकिन एज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल जो है A वाला एक्ट करेगा B वाले से। ये हम जो है जनरली सोच सकते हैं कि ऐसा हो रहा होगा, लेकिन SN2 में क्या देख रहे हैं बार बार, स्टेरिक हिंड्रेंस। ये जो है काफ़ी बल्कि ग्रुप है, ये जो है वहाँ तक जाएगा अटैक करने, तो काफ़ी जो है मतलब ये जो है अटैक करना प्रेफर ही नहीं करता।
मैंने क्या बताया अभी कि जो है नेगेटिव चार्ज स्पीसीज एज अ बेस भी ऐड कर सकती है, एज अ न्यूक्लियोफाइल भी ऐड कर सकती है। इतना बल्कि न्यूक्लियोफाइल अगर हो जाए तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करना ही प्रेफर नहीं करता, ये बल्कि यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर निकाल लेता है। और कैसी रिएक्शन प्रोसीड करता है वो हम आने वाले लेक्चर्स में भी देखेंगे। पर फिलहाल ये जो है इस एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर निकाल कर खुद जो है न्यूट्रलाइज हो जाएगा और OH में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ये तो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं करेगा अगर सामने ये सबस्ट्रेट प्रेजेंट है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि हमें कभी करेगा ही नहीं, न्यूक्लियोफाइल की तरह करेगा, पर अगर सामने रिएक्शन ये है और मैं SN2 की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये SN2 नहीं दिखाएगा, सिर्फ एसिड बेस हाइड्रोजन लेकर ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी बात करते हैं, ये जो है यहाँ आएगा Cl- बाहर चला जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल SN2 रिएक्शन हो जाएगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये भी देखते हैं। यहाँ पर जो 3 बल्कि ग्रुप है ना, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज़ हो रही है, लेकिन उससे क्या हो रहा है, जो इसकी बेसिसिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है। इसमें केस में क्या है, इसकी बेसिसिटी लेस है A के कंपेयर में, और जो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो एसिड बेस रिएक्शन करना प्रेफर करेगा। तो ये ज़्यादा बेसिक था इसलिए इसने एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर निकाल लिया। ये लेस बेसिक था, ये एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर नहीं निकाल पाया, इसलिए इसने क्या करा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 में पार्टिसिपेट किया। और मैंने अभी क्या बताया कि एसिड बेस का रिएक्शन फास्ट होता है, अगर मौका मिले तो OH नेगेटिव चार्ज स्पीसीज H पॉजिटिव को बाहर निकाल लेती है। अब बात आती है कि इसने जो है एसिडिक हाइड्रोजन को क्यों नहीं निकाला। नेगेटिव चार्ज तो इसके पास भी है, इसके पास भी है, लेकिन इसने निकाल दिया, इसलिए नहीं निकाला। तो रीज़न क्या था, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, यहाँ पर 3 CH3 ग्रुप जो है इसको क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर हाई है। ये तो बिल्कुल सही बात है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह एक्ट कर रहा है। और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये ज़्यादा एसिडिक है ही नहीं, लेकिन ये बेस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ज़्यादा एसिडिक होने के बावजूद, मतलब कम एसिडिक है हाइड्रोजन, तब भी इसको बाहर निकाल लेगा। लेकिन ये क्या है, वीक बेस है, और वीक बेस जो है इस वाले हाइड्रोजन को निकाल नहीं पाता है, वरना अगर इसको मौका मिलता तो ये भी जो है इस हाइड्रोजन को निकाल लेता, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन फास्ट है। लेकिन ये वीक बेस है और ये हाइड्रोजन भी वीक एसिड है, तो इस वजह से निकाल नहीं पा रहा है। स्ट्रॉन्ग बेस इस हाइड्रोजन को निकाल लेगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और ये एज अ बेस एक्ट करेगा। अभी आगे वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि ये भी एज अ बेस एक्ट करेगा, क्या कंडीशन होगी, हम रिएक्शन में छेड़छाड़ करेंगे और हम इसको भी बेस बनाकर इसके साथ रिएक्ट कराएंगे और ये एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर निकाल लेगा। नेक्स्ट देखो, अगर हम नाइट्रोजन से न्यूक्लियोफाइल लेंगे तो एक एग्जांपल लेते हैं NCH3 CH3 और CH3, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, और ऐसे ही हम बनाते हैं, लेकिन वहाँ पर नाइट्रोजन को हम केज में रखेंगे, नाइट्रोजन, और ये इस नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, इसको नाम देंगे B। सामने अगर है CH3 या फिर कोई भी कार्बन है, इसकी फ्री वैलेंसी है, यहाँ पर एक लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, इधर भी सेम सबस्ट्रेट लेंगे, यहाँ पर लिविंग ग्रुप 1 2 3। तो कौन सा इसमें जो है बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा। फर्स्ट केस की बात अगर करते हैं तो फर्स्ट वाले में वॉल्डन इन्वर्जन प्रेजेंट है। क्या होता रहेगा, CH3 और लोन पेयर ये चेंज होते रहेंगे ऊपर, और यहाँ पर CH3। तो जैसे ये कार्बन के पास जाएगा लोन पेयर, उससे पहले ये इन्वर्जन करके ऊपर चला जाएगा, फिर जैसे कार्बन ऊपर से अटैक करना प्रेफर करेगा ये लोन पेयर नीचे चला जाएगा। तो इस वजह से प्रॉपर जो है लोन पेयर का डोनेशन इस तरफ हो ही नहीं पाता है। लेकिन इस केस में जब हमने नाइट्रोजन को केज में डाल दिया है तो यहाँ पर वॉल्डन इन्वर्जन रुक चुका है, ये लोन पेयर जो है एक ही जगह पर प्रेजेंट है, तो ईजिली जो है अप्रोच कर सकते हैं और लिविंग ग्रुप बाहर चला जाएगा। यानी B जो है बेटर SN2 दिखाएगा A के कंपेयर में। रीज़न क्या है इसका, वॉल्डन इन्वर्जन। नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन SN2 रिएक्शन। जब सॉल्वेंट की बात आती है तो सॉल्वेंट जो है 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पोलर सॉल्वेंट और एक होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर और पोलर में भी 2 कैटेगरी और डिवाइड हो जाती है, एक होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, दूसरा होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट।
एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो पहले इनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, तभी जब हम इसका इफेक्ट को समझ पाएंगे। पोलर सॉल्वेंट से मतलब है कि वहाँ पर कोई डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट कर रही होगी। डाइपोल मोमेंट, इसको म्यू से ही रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू यहाँ पर नॉट इक्वल टू जीरो होगा, यहाँ पर जो है ज़ीरो के इक्वल होगा। तो पोलर और नॉन पोलर में तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, इधर डाइपोल मोमेंट होगी, इधर डाइपोल मोमेंट नहीं होगी। फिर पोलर सॉल्वेंट जो कैटेगरी में डिवाइड हो रहे हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक जो वर्ड है वो आ रहा है प्रोटॉन से। जो सॉल्वेंट H पॉजिटिव को डोनेट करेगा उसको बोलेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और जो सॉल्वेंट H पॉजिटिव को डोनेट नहीं करेगा उसको बोलेंगे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। डाइपोल मोमेंट दोनों में होगी, यहाँ पर भी नॉन ज़ीरो, यहाँ पर भी नॉन ज़ीरो। और पोलर प्रोटिक की पहचान कैसे करनी है कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, जनरली ऑक्सीजन होगा या नाइट्रोजन होगा, इनके साथ अगर हाइड्रोजन लगा हुआ है तो ये आएंगे पोलर प्रोटिक की कैटेगरी में। अगर तुम्हारे पास बाकी जो सॉल्वेंट है वो अभी दिखाऊंगा एग्जांपल, जैसे DMF होता है एक डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, HC डबल बॉन्ड ON, यहाँ पर मिथाइल, यहाँ पर मिथाइल, ये होता है डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। ये कैसा है, एक पोलर सॉल्वेंट है लेकिन पोलर एप्रोटिक, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। अगर और अच्छे लिखे तो N, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, N से 2 मिथाइल लगे हुए रहेंगे। अब इस नाइट्रोजन पर कोई भी H प्रेजेंट नहीं है तो ये कैसा रहा है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। दूसरा देख लेते हैं, DMSO बहुत कॉमन यूज़ होगा, डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड, सल्फर पे S डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर एक मिथाइल, यहाँ पर एक मिथाइल, तो ऑक्सीजन से कोई भी जो है हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी कैसा हुआ, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। दूसरा अगर बात करते हैं एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और बाकी जो सॉल्वेंट है आगे रिएक्शन जब आती रहेगी धीरे धीरे चैप्टर में पढ़ते रहेंगे। और अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात करते हैं, पहला क्या है सबसे कॉमन, वाटर, यहाँ पर ऑक्सीजन से लगे हुए हाइड्रोजन, ये H पॉजिटिव को दे सकते हैं। दूसरा CH3OH, मिथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, ये सारे आ जाएंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और अगर हम बात करते हैं नॉन पोलर की, तो यहाँ पर आ जाएगा कार्बन, क्लोरीन, 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 इसको बोलते हैं टेट्राक्लोरोमीथेन। ये कैसा है, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। N हेक्सेन का यूज़ हो जाएगा, बेंजीन का यूज़ हो जाएगा, बेंजीन भी एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे जैसे हम आते रहेंगे पढ़ते रहेंगे, पर मेन आपको डिफरेंस याद होना चाहिए कि पोलर प्रोटिक में और एप्रोटिक में क्या डिफरेंस है। तो जो इफ़ेक्ट हमको पढ़ना है वो यही पढ़ना है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और एप्रोटिक सॉल्वेंट पे SN2 पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। अब ऐसा कोई रूल नहीं है कि जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है ये SN2 के रेट को इंक्रीज़ करे या फिर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इंक्रीज़ करे या डिक्रीज़ करे, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है जो बता दे कि SN2 रिएक्शन कहाँ पर फास्ट होगी। अब एग्जांपल देते हैं, 2 रिएक्शन को मैं समझाता हूँ एग्जांपल से ही। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहाँ पर कोई R ग्रुप और R ग्रुप, सामने है CH3 CH2 I, ये लोन पेयर अटैक करेंगे इधर और I माइनस बाहर जाएगा, फॉर्मेशन होगा 1 R 2 R 3 R, यहाँ लग जाएगा CH2 CH3। अब इस नाइट्रोजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और I माइनस बन जाएगा इसका काउंटर आयन जो इसकी विसिनिटी में प्रेजेंट रहेगा। दूसरी रिएक्शन देखते हैं, OH माइनस की रिएक्शन है, यहाँ पर CH3 सल्फर, यहाँ पर भी CH3, इस सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज है, ये सल्फर न्यूट्रलाइज होना चाहता है, ऑक्सीजन अटैक करेगा इस पर और ये बॉन्ड चला जाएगा इधर, फॉर्मेशन होगा CH3OH प्लस सल्फर के साथ एक मिथाइल और दूसरा मिथाइल। तो ये 2 रिएक्शन लिख दी हैं। अब जो सॉल्वेंट का काम होता है ना वो होता है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, पोलर प्रोटिक, वो क्या करते हैं, आयंस को स्टेबलाइज करते हैं, आयंस को स्टेबलाइज। तो अगर हम फर्स्ट केस में देखते हैं तो राइट साइड पर आयंस का फॉर्मेशन है और आयंस को स्टेबलाइज कौन करेगा,
पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये राइट साइड ज़्यादा स्टेबल बनेगी तभी रिएक्शन लेफ्ट से राइट की तरफ प्रोसीड कर पाएगी, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट जो बनेगी वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ज़्यादा स्टेबल बनेगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं इस वाले रिएक्शन में, यहाँ पर चार स्पीशीज नहीं है, आयंस का फॉर्मेशन यहाँ नहीं हुआ, यहाँ पर न्यूट्रल स्पीशीज बनी है। तो न्यूट्रल स्पीशीज को स्टेबलाइज कौन करता है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। यहाँ पर चार्ज लेफ्ट साइड पर है, अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज़ किया तो ये चार्ज, ये वाली साइड जो है स्टेबल हो जाएगी, कम से कम रिएक्टेंट यहाँ तक पहुँच पाएंगे। इसलिए हमको SN2 में ऐसे हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते कि पोलर प्रोटिक रेट बढ़ाएगा या पोलर एप्रोटिक रेट बढ़ाएगा। रिएक्शन पर डिपेंड करेगा कैसी रिएक्शन है, उस हिसाब से हम सॉल्वेंट का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे वहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि SN2 रिएक्शन जो है किसको फेवर करती है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से आएंगे। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट अगर प्रेजेंट होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर कुछ क्वेश्चन ऐसा दिखा दे तो वहाँ पर हम बिल्कुल ध्यान से अटैम्प्ट करेंगे, सिर्फ रट्टा नहीं मारेंगे कि पोलर एप्रोटिक से रेट इंक्रीज होता है। और न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर की बात करते हैं तो I माइनस बेटर न्यूक्लियोफाइल रहेगा Br माइनस से, उसके बाद Cl माइनस से और F माइनस से। ये हम जो है न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर कर सकते हैं हेलोजेंस में। अब जो फोर्थ हमारा बचेगा लास्ट, वो है नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप। जो लीविंग ग्रुप जितना बेटर जल्दी जल्दी रिएक्शन से लीव करेगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं A CH3 CH2Cl और CH3CH2 आयोडीन B। तो यहाँ से Cl माइनस बाहर जाएगा, इधर से I माइनस बाहर जाएगा। बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा है? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा। आयोडीन के ऊपर नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू Br माइनस और एज़ कम्पेयर टू Cl माइनस और F माइनस। तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी क्या रहेगी? I माइनस एक बेटर लिविंग ग्रुप होगा एज़ कम्पेयर टू Br माइनस Cl माइनस और F माइनस। तो अगर न्यूक्लियोफाइल आया तो I माइनस जो है ईजिली लीव कर सकता है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, I माइनस बाहर, फॉर्मेशन रहेगा CH3CH2I, यानी रेट ऑफ रिएक्शन B की जो है फास्ट होगी A से। धीरे धीरे हम इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे कि हमको ये सब सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कौन कौन लिविंग ग्रुप है, क्या है, सब कुछ अपने आप माइंड में आ जाएगा। और भी कुछ लिविंग ग्रुप होते हैं वो भी देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लिविंग ग्रुप है, याद रखेंगे। कोई कार्बन होगा, R चेन होगी, इससे लगा हुआ होगा। चलो पहले लिविंग ग्रुप लिखते हैं। ऑक्सीजन O माइनस S डबल बॉन्ड O और यहाँ पर R, कोई भी R हो सकता है, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। इनको बोलते हैं मिसाइलेट्स। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं OMS, ये मतलब ये ऑक्सीजन O और ये मिसाइलेट वाला ग्रुप OMS। ठीक है, ये अब लिविंग ग्रुप पूरा ये लिविंग ग्रुप है OMS, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, रिएक्शन काफ़ी फास्ट रहती है। OS डबल बॉन्ड O यहाँ पर OR, ये भी एक गुड लिविंग ग्रुप है। जैसे OMS होते हैं वैसे ही OTS भी होता है, ऑक्सीजन पर माइनस S डबल बॉन्ड O, यहाँ पर लग जाएगी बेंजीन रिंग और पैरा पोजीशन पर Cl। अब ये ऑक्सीजन का O, ये किसी कार्बन से लगा होगा, ऐसे RO और ये TS, तो ये है ROTS, इसको बोलते हैं टोसाइलेट। जैसे मिसाइलेट वैसे ही टोसाइलेट। तो OTS जो है एक बहुत ही बेहतरीन लिविंग ग्रुप है। न्यूक्लियोफाइल आएगा, इधर अटैक करेगा, OTS माइनस बाहर, और OTS माइनस जो बाहर जाएगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। अच्छा, ये बेटर लिविंग ग्रुप क्या है? क्योंकि जो ऑक्सीजन पर नेगेटिव है ये स्टेबलाइज है रेजोनेंस के थ्रू, इसलिए जितना स्टेबल नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही वो बेटर लिविंग ग्रुप बन जाएगा। लास्ट है CF3S ट्रिफलेट, इसको बोलते हैं O माइनस S डबल बॉन्ड O और CF3। यहाँ पर कार्बन से लगे होंगे 3 फ्लोरीन ग्रुप, इसको बोलते हैं ट्रिफलेट आयन। और ये एक सुपर लिविंग ग्रुप है, कहीं पर भी दिखे सबसे फास्ट यही निकालना है, अ सुपर लिविंग ग्रुप। तो हेलोजेंस में लिविंग ग्रुप की बात करते हैं ये,
और जनरल लिविंग ग्रुप की बात करते हैं तो ये चारों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप हैं, हेलोजन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसको ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन में यूज़ होते हैं। इसी के साथ हमारा जो SN2 वाला टॉपिक है ये होता है ख़त्म। कहीं कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।